थोड़ी देर बाद सब शॉपिंग मॉल पहुंच चुके थे। सामने ही उन्हें शिवानी और शिवानी की मॉम रागिनी जी उनका इंतजार करते हुए दिख गए थे। उनके साथ उनकी छोटी बेटी भी थी तारा। वो सब उन्हें देख उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। श्वेता जी जाकर उन्हें गले लगा लेती है और एक एक करके सभी से उन्हें इंट्रोड्यूस करवाती है। लास्ट में जाकर वो मीरा से उन्हें मिलाते हुए कहती है, इनसे मिलिए, ये हमारी मीरा, हमारे अंश और शिवाक्ष के बचपन की दोस्त कम और हमारी बेटी ज्यादा। उनकी बात सुन मीरा उन्हें मुस्कुराते हुए नमस्ते करती है और रागिनी जी भी मुस्कुरा देती है। फिर मीरा शिवाक्ष की तरफ देखती है, जिसके चेहरे पर उसकी अपना दोस्त बताने पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। ये देख वो चैन की सांस लेती है। शिवानी अर्जुन को कोहनी मारते हुए कहती है, ये कुछ ज्यादा ही खूबसूरत नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे सच में कोई परी आसमान से उतर कर आ गई हो। हाय। अर्जुन उसे ऐसा बिहेव करते देख अपना सिर पिता लेता है और कहता है, तुम सच में स्टाराइट हो ना? अगर नहीं हो तो अभी भी वक्त है, न कह दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। शिवानी अपना मुंह मोड़कर उसके पैर पर मारकर मीरा की तरफ बढ़ जाती है और सीधा जाकर उसे गले लगा। बेचारा अर्जुन बस दांत पीस कर रह जाता है। शिवानी के एकदम गले लगने से मीरा को समझ में नहीं आता कि वो क्या रिएक्शन दे। वो बस एकदम स्ट्रेट खड़ी थी। उसका रिएक्शन देख शिवानी उससे अलग होती है और अपने सिर पर मरते हुए कहती है, ओह सॉरी, मैं तुम्हें देखकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। मैं शिवानी, मुझे तो तुम जानती ही होगी, और वैसे तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं देखी। अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हें मुझसे मिलकर अच्छा नहीं लगा? और भाभी आप चुप होगी और उसे कुछ बोलने देगी तब वो कुछ बोलेगी ना? अंश की बात सुन शिवानी अपने दांतों तले जीभ दबा देती है। ऑप सॉरी, वो क्या है ना, मैं कुछ ज्यादा ही बोलती हूँ। ऐसा नहीं है, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मीरा की आवाज सुनकर शिवानी बोलती है, ओ माय गॉड, तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है, तुम सोचने परी हो। उसकी बात सुन मीरा बस ऑकवर्ड सी स्माइल दे देती है, पर उसके चेहरे और कानों का बदला रंग देखकर सब है देते हैं। मीरा उन सबको अपने ऊपर हंसते देखकर अपने हाथों से कान छुपा लेती है। फिर श्वेता जी कहती है, अब बस मेरी मीरा को ज्यादा परेशान मत करो और जल्दी चलो, बहुत काम बाकी है। उनकी बात सुन सभा में सिर हिलाकर अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। ये मॉल राजवंश परिवार का ही था, इसलिए खुद मैनेजर उन्हें रिसीव करने आए थे। शिवाक्ष ने उन्हें ये कहकर वापस भेज दिया कि वो बस सिक्योरिटी का ध्यान रखे, बाकी सब वो खुद मैनेज कर लेंगे। सब ऊपर वाले फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। मीरा बस बाहर खड़े खड़े उन सबको जाते देख रही थी। वो लिफ्ट में नहीं जा सकती थी, उसे बंद जगह पर घुटन होती थी। ये बात ज्यादा लोगों को पता नहीं थी, ना ही वो अपने इस डर के बारे में किसी बताना चाहती थी। इसलिए वो लिफ्ट में जाने के लिए आगे बढ़ जाती है, पर इससे पहले वो लिफ्ट में कदम रखती पीछे से शिवाक्ष उसका हाथ पकड़ लेता है। इससे पहले कोई कुछ कहता वो उसे बिना कुछ कहे अपने साथ एस्केलेटर की तरफ ले जाता है। लिफ्ट में खड़े अर्जुन, शिवानी, तारा और अंश उन्हें मुंह खोले देख रहे थे। उनका ध्यान अंश की बात से टूटता है। अर्जुन भाई, ये शिव भाई मेरी मीरू को कहाँ ले जा रहे हैं? उसकी बात सुन अर्जुन कहता है, वो सिर्फ तेरी मीरू नहीं है, उसे कुछ काम होगा इसलिए ले गया होगा, शांति से बैठा रह। बड़ा आया मेरी मीरू वाला। उसकी बात सुन अंश अपना मुंह बना लेता है और शिवानी हंस देती है, पर उनके बीच कोई शांत था तो वो थी तारा, जो शुरुआत से ही मीरा को इतना अटेंशन मिलते देख गुस्सा हो रही थी। अभी भी उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बना रखी थी और जाते हुए शिवाक्ष और मीरा को देख रही थी। उधर दूसरी तरफ मीरा बिना कुछ कहे बस शिवाक्ष के पीछे पीछे शांति से चल रही थी। उसे पता था कि शिवाक्ष उसे एस्केलेटर की तरफ क्यों लाया है। शिवाक्ष को मीरा की इस प्रॉब्लम के बारे में पता था, ये बात मीरा जानती थी, इसलिए वो शांति से उसके पीछे पीछे चल रही थी। शिवाक्ष आराम से मीरा को लिए एस्केलेटर से ऊपर की तरफ आ जाता है और फिर पास में ही बने स्टोर की तरफ बढ़ जाता है। स्टोर में आकर जब मीरा सबको वहां खड़ा देखती है तो वो जल्दी से शिवाक्ष से अपना हाथ छुड़ाकर और छोटा सा थैंक यू बोलकर उनकी तरफ बढ़ जाती है। शिवाक्ष भी उसके पीछे हो लेता है। सारे बड़े पहले शगुन का सामान लेने का सोचते हैं,
इसलिए वो सभी मॉल की दूसरी साइड बने स्टोर की तरफ बढ़ जाते हैं। तीनों लड़कियां शिवानी के कहने पर उसके साथ सगाई का लहंगा लेने चली जाती है और भी अंश और अर्जुन के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने चले जाते। पर शिवाक्ष वहां पर लगे सोफे पर आराम से बैठकर अपने फोन में आए हुए ईमेल चेक करने लग जाता है। उसे शॉपिंग जैसी चीजों से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस अपनी बुआ का मन रखने के लिए यहाँ आ गया था। अर्जुन और अंश शॉपिंग करने तो पहुंच गए थे पर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या ले। एक से बढ़कर एक शूट होने के बावजूद भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। अब तो अंश कई सारी ड्रेसेस रिजेक्ट करते करते थक भी गया था, इसलिए अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था। वो अर्जुन को थोड़ी देर उसका इंतजार करने का बोलकर शॉप की दूसरी साइड बढ़ जाता है, जहां आते ही उसकी नज़र शिवानी के लिए लहंगा सेलेक्ट कर रही मीरा पर गई। वो जल्दी से वहां आकर शिवानी से पूछता है, भाभी क्या आपने अपना लहंगा सेलेक्ट कर लिया? हाँ अंश, मीरा की मदद के कारण ऑलमोस्ट सब हो ही चुका है, बस ज्वेलरी बाकी है। उसकी बात सुन अंश मीरा का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता है, ओके तो ठीक है, मैं मीरू को अपने साथ ले जा रहा हूँ। अरे पर शिवानी की बात खत्म होने से पहले ही अंश उसे अपने साथ ले जा चुका था। शिवानी बस अपने पैर पटकती रह गई। अंश को मीरा को अपने साथ ले जाता देख शिवाक्ष भी अपना फोन पॉकेट में डाल उनकी तरफ बढ़ जाता है। अंश सीधा जाकर मीरा को कपड़ों के ढेर के सामने खड़ा कर देता है और उसे पहले अर्जुन और फिर खुद के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने को कहता है। शिवाक्ष गेट पर ही खड़ा उसे देख रहा था। मीरा पहले उन दोनों की शक्ल देखती है, जो बड़ी उम्मीद लिए उसे ही देख रहे थे। यह देख मीरा अपना सिर नामे हिलाकर शॉपकीपर्स को कुछ व्हाइट शेरवानी दिखाने का कहती है। वो उनमें से एक सेलेक्ट करती है और अर्जुन को थमाते हुए कहती है, भाई आप ये ले लीजिए, भाभी का लहंगा पिंक है और इसलिए आप दोनों की ड्रेस का कॉम्बिनेशन बहुत जचेगा। वो शेरवानी बहुत ही खूबसूरत थी। सगाई के हिसाब से वो न ही ज्यादा भारी थी और न ही हल्की, उस पर बहुत ही बारीकी से महीन डिजाइन का काम किया गया था जो उसे और भी सुंदर बना रहा था। शेरवानी को देखकर अंश और अर्जुन के चेहरे पर चमक आ जाती है। उसने उनकी प्रॉब्लम कुछ ही मिनटों में दूर कर दी थी। अर्जुन जल्दी से मीरा को गले लगाकर कहता है, थैंक यू मीरू, तुम सच में एंजल हो। मीरा उसकी बात सुन बस मुस्कुरा देती है और कहती है, भाई पहले आप ये ट्राई कर लो ताकि हम आपके हिसाब से इसे ठीक करवा सके। ओके लेट मी ट्राई। यह कहते हुए वो वहां बने चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ जाता है। मीरू अब मेरी बारी। मीरा उसे देखकर अपना सिर पकड़ लेती है और कहती है, अंश तुम कब खुद से कपड़े लेना सीखोगे? कभी नहीं। ये बोल अंश अपने दांत दिखा देता है। मीरा कुछ शूट्स देखती है और फिर एक डार्क ब्लू कलर का सूट देते हुए कहती है, जाओ ट्राई करके आओ। अंश जल्दी से उसे देखता है और जेंट्स चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद शिवाक्ष मीरा की तरफ बढ़ जाता है और ठीक उसके पीछे आ मीरा के कान में धीरे से कहता है, मीरू अब मेरी बारी। उसकी इतनी मदहोशी भरी आवाज सुनकर तो मीरा की सांसें ही थम जाती है। वो अपने आप को काम डाउन करके पीछे मुड़ती है और पूछती है, जी सिलेक्ट द ड्रेस फॉर मी। मीरा शिवाक्ष को न कहना चाहती थी पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोले क्या। और न ही वो शिवाक्ष को नाराज करना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप वापस शॉपकीपर की तरफ मुड़ जाती है और उसे शूट्स दिखाने को कहती है। वो एक एक करके सारे शूट्स देख रही थी पर उसे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र वहां पर रखे एक पर्पल अरमानी सूट पर पड़ जाती है और वो शॉपकीपर को इशारा कर लाने का कहती है। शॉपकीपर वो सूट लाकर मीरा को पकड़ा देता है। मीरा वो सूट ले शिवाक्ष की तरफ मुड़ जाती है और धीरे से कहती है, आप से ट्राई करके और। मीरा अपनी बात खत्म कर पति इससे पहले ही शिवाक्ष उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा है, नो नीड पैकेट आई विल बाय दिस वन ओनली। आखिरी लाइन शिवाक्ष ने शॉपकीपर को कही थी, जिसने उसका ऑर्डर मिलते ही वो सूट पैक करके शिवाक्ष को थमा दिया। शिवाक्ष के हाथ में सामान देख उसके साथ आए गार्ड्स वो लेने आए पर शिवाक्ष ने उन्हें मना कर दिया। तभी उन्हें चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तब वह अंश और अर्जुन अपने सेलेक्ट किए गए कपड़े पहने खड़े थे। वो कपड़े उन पर सच में बहुत ही जच रहे थे।
और वो उनमें बहुत हैंडसम लग रहे थे। अंश और अर्जुन एक साथ मीरा को थम्स अप का इशारा कर देते हैं। मीरा भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देती है। वो दोनों जब अपने कपड़े चेंज करके वापस आते हैं तब शिवाक्ष को वहां देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें पता था कि शिवाक्ष को शॉपिंग बिल्कुल नहीं पसंद और अगर वो यहाँ है तो भी वो कपड़े खरीदने के लिए नहीं आया होगा, क्योंकि उसका वार्डरोब हमेशा डिजाइनर्स ही डिसाइड करते हैं और वो भी कपड़े पहनता है। अंश अपने भाई को बड़ी ही क्यूटिसिटी से देख रहा था। तभी उसकी नज़र शिवाक्ष के हाथ में लिए शॉपिंग बैग पर पड़ती है। उसे देख अंश शिवाक्ष से पूछता है, भाई इसमें क्या है? नॉन ऑफ योर बिजनेस। इतना सा जवाब देकर शिवाक्ष वहां से बाहर चला जाता है और अंश का मुंह बन जाता है। अर्जुन उसके कंधे पर हाथ देकर कहता है, डॉट कोई नहीं होता है। अंश उसका हाथ झटककर बाहर की तरफ बढ़ जाता है। मीरा भी उनकी नौटंकी देखकर नमे सिर हिलाते हुए अर्जुन के साथ बाकी सब के पास बढ़ जाती है। सबकी शॉपिंग हो चुकी थी और फिलहाल सभी मॉल के रेस्टोरेंट में बैठकर अपना डिनर कर रहे थे। रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए उन्होंने यहीं पर डिनर करके जाने का सोचा था। सभी बच्चे एक टेबल पर बैठे थे और बड़े अलग टेबल पर। शिवानी खाना खाने के साथ सबको बता रही थी कैसे मीरा ने शॉपिंग करने में उसकी मदद की। तभी उसे कुछ याद आता है और वो मीरा की तरफ मुड़कर उससे पूछती है, मीरा, सबने अपने लिए कुछ न कुछ खरीदा है, पर मैंने तुम्हें कुछ लेते हुए देखा ही नहीं। क्या तुमने शॉपिंग पहले कर ली थी? उसकी बात सुन मीरा कहती है, नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। वो दरअसल मेरे पास पहले से ही बहुत कपड़े हैं, तो इसलिए फालतू में क्यों ही लेना। उसकी बात सुन शिवानी आगे कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद सब लंच खत्म करके घर लिए रवाना हो जाते हैं। इस बार फिर शिवाक्ष मीरा का हाथ पकड़ उसे अपने साथ एस्केलेटर की ओर ले जाता है। जाते हुए उसकी नज़र एक शॉप पर रखे मैनिक्विन पर जाती है, जहां एक बहुत ही सिंपल पर सुंदर पर्पल कलर का लहंगा था। उसने मेंटली उस शॉप का नाम नोट किया और फिर अपनी साइड में चल रहे मीरा को देख मन ही मन कुछ सोच मुस्कुरा दिया। सब शिवानी और उसके परिवार को विदा कर घर आ चुके थे। थके होने के कारण सब जल्दी से घर में जाकर बस आराम से सोना चाहते थे। पर पैलेस आने पर जो उन्हें देखने को मिलता है उसे देखकर सबकी भौहें तन जाती है। पूरा पैलेस अंधेरे में डूबा हुआ था और आस पास कोई भी गार्ड्स या सर्वेंट्स दिखाई नहीं दे रहे थे और न ही उनके दादू दादी को बार बार पुकारने पर भी कोई रिस्पॉन्स आ रहा था। एक बार तो किसी अनहोनी की आशंका से सब घबरा गए। राजेश, ये एकदम से पैलेस की लाइट्स को क्या हो गया है और ये सिक्योरिटी सर्वेंट्स सारे कहाँ है? राजित जी के सवाल पर राजेश जी भी चारों ओर देखने लगते हैं, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है रंजित, पता नहीं पिताजी और माँ कहाँ होंगे। सुनीता जी को यूं पैनिक होता देख शिवाक्ष उन्हें दिलासा देते हुए कहता है, डोंट वरी मॉम, हम अभी अंदर चलकर देख लेते, रिलैक्स। शिवाक्ष के कहने पर सब अपना सिर हिलाकर अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। मीरा को बहुत डर लग रहा था। वो डर के कारण अपने पास में खड़े शिवाक्ष का हाथ कसकर पकड़ लेती है। शिवाक्ष को मीरा का यूं डरना अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस जल्द जल्द अंदर जाकर देखना चाहता था कि ये किसकी हरकत है, और कहीं न कहीं उसे अंदाजा हो चुका था कि ऐसा कौन कर सकता है। सब पैलेस के गेट पर पहुंच जाते हैं और शिवाक्ष अपने एक हाथ से दरवाज़ा खोलता है। उसका दूसरा हाथ अभी भी मीरा ने पकड़ा हुआ था। दरवाज़ा खुलते ही ऊपर से कुछ गिरने के साथ ही जोर से बूम डॉट की आवाज़ आती है। उसकी साथ कुछ डरावनी आवाज़ें पूरे पैलेस में गूंजने लगती है। एकदम से ये सब देखकर सब बहुत डर गए थे। मीरा ने शिवाक्ष को कसकर गले लगा लिया। अंश तो अर्जुन के ऊपर ही चढ़ गया। श्वेता जी जोर से चिल्लाते हुए पृथ्वी जी के गले लग गई। वही राजित जी और राजेश जी, सुनीता जी और राधा जी को लेकर 2 कदम पीछे हो गए। वहां कोई शांति से खड़ा था तो वो था शिवाक्ष, जो बस सुकून से अपने गले लगी मीरा को निहारने में बिजी था। पर जब वो देखता है कि अब मीरा डर से कांपने लगी है तो वो उसका सिर सहलाकर उसे शांत करवाने की कोशिश करता है। उसके इतना करने के बाद भी जब उसे कोई फर्क नजर नहीं आता तो वो जोर से चिल्लाता है, अवनी डॉट अवनी, कम आउट विद इन 10 सेकेंड्स और एल्स आई। उसकी बात पूरी होने से पहले ही घर में लाइट्स आ जाती है और घर में छिपे सारे सर्वेंट्स और बॉडीगार्ड जल्दी से दौड़कर एक लाइन में आकर खड़े हो जाते हैं। शिवाक्ष इन सबको एक बार घुटकर देखता है और फिर अपनी बाहों में छिपी मीरा को, जो डर के मारे अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी, वो एक बार फिर गुस्से में चिल्लाता है,
अवनी राजवंश कम आउट नाउ। उसके इस तरह से चिल्लाने पर वहां खड़े सब सहम गया थे और मीरा ने उसे और कसकर गले लगा लिया। उसके आवाज देते ही एक लड़की दौड़कर उनके पास आती है और जल्दी से रंजित जी के गले लग जाती है। उसके पीछे हो दादू और दादी अपने दांत दिखाते हुए निकलकर आ रहे थे। ये देख सब राहत की सांस लेते हैं। ये थी अवनी राजवंश अंश की जुड़वा बहन और राजवंश परिवार की लाडली बेटी। अंश उसके बाल खींच उसे रंजित जी से अलग करता है और कहता है ना माना तू पैदाइशी चुड़ैल है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ऐसी हरकतें कर तू ये साबित भी करेगी। अंश की बात सुन मीरा जल्दी से होश में आती है और जब वो अपने आप को शिवाक्ष की बाहों में पाती है तो जल्दी से उससे अलग हो जाती है, पर शिवाक्ष उसका हाथ नहीं छोड़ता। अवनी जल्दी से अपने बचाव में अपनी प्यारी बुआ की तरफ देखती है, जो जल्दी से आकर उसके बाल छूटवाती है और अंश का हाथ झटक देती है। अवनी श्वेता जी और पृथ्वी जी को गले लगाते हुए कहती है, मैंने आपको बहुत मिस किया बुआ और फूफा जी। मैंने भी अंश की चुड़ैल। उनकी बात सुन सब हंस देते हैं। राधा जी अवनी का कान पकड़ते हुए कहती है, बहुत पीछाड़ती हो गई है, रुक अभी तेरी अकाल ठिकाने लगाती हूँ। उन्हें इस तरह करते देख अवनी बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहती है, बड़ी माँ उसका कान छोड़ो, राधा बच्ची है, अब वो शरारतें नहीं करेगी तो क्या तुम और हम करेंगे। सुनीता जी के कहने पर राधा जी उसका कान छोड़ देती है। फिर अवनी उन दोनों को साथ में गले लगाते हुए कहती है, आई मिस्ड यू सो मच माई बोथ स्वीट मॉम्स। हम सबने भी आपको बहुत याद किया बेटा। अवनी उनसे अलग होकर अपने पापा के गले लग जाती है। राजेश जी प्यार से उसका सिर चूम लेते हैं। फिर वो धीरे से अर्जुन के पास जा उसे गले लगाते हुए कहती है, कंग्रेट ब्रो डॉट। अर्जुन भी प्यार से उसे गले लगाते हुए उसका सिर चूम लेता है। अवनी अब धीरे से शिवाक्ष की तरफ मुड़ती है, जो चेहरे पर बिना को एक्सप्रेशन लिए उसे ही देख रहा था। सबका ध्यान अपनी तरफ होता देख मीरा जल्दी से अपना हाथ शिवाक्ष से छुड़ा लेती है। शिवाक्ष भी इस बार बिना कोई आनाकानी किए उसका हाथ छोड़ देता है। अवनी धीरे से शिवाक्ष के पास आती है और अपने कान पकड़ते हुए कहती है, सॉरी भाई। शिवाक्ष उसे बिना कुछ कहे बस अपने गले लगा लेता है। भले ही वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता था, पर सब जानते थे कि वो अवनी से कितना प्यार करता है। अवनी शिवाक्ष से अलग होकर मीरा की तरफ मुड़ती है, जो गुस्से में उसे ही घूर रही थी। ये देख अवनी झट से उसके गले लग जाती है। मीरा भी उसकी ये हरकत देख मुस्कुराकर उसकी पीठ सहलाने लगती है। अवनी उससे अलग होती है और कहती है, मीरू इतना क्यों गुस्सा हो रही है यार, बल्कि गुस्सा तो मुझे होना चाहिए था, तेरी वजह से मेरा प्लान खराब हो गया। और वो कैसे? मिस अवनी राजवंश, वो ऐसे कि मिस चौधरी, मैंने ये सरप्राइज बस आपके लिए तैयार किया था, पर देखो आपके कारण सबको भुगतना पड़ा। हे इतना कहकर वो जल्दी से वहां से भाग जाती है। अवनी की बची, रुक तू, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, ये कहते हुए वो भी उसके पीछे हो लेती है। सबको पता था अब उनकी लड़ाई देर तक चलेगी, इसलिए सब एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं और छोड़ जाते हैं दो नौजवान जाबाज योद्धाओं को लड़ाई लड़ने के लिए। रात का वक्त। मीरा अपने रूम में बेड पर बैठे बैठे शिवाक्ष के बारे में सोच रही थी। शिवाक्ष का बिहेवियर उसे बीते दिनों से बदला बदला लग रहा था। जब से वो थोड़े दिनों के लिए राजवंश पैलेस रहने के लिए आई थी, तब से शिवाक्ष किसी न किसी बहाने से हमेशा उससे बात करने की या उसके पास रहने की कोशिश करता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वो अब वापस से मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं? ये सोचते हुए मीरा बेड पर लेट जाती है। शिवाक्ष के ख्याल उसे बहुत परेशान कर रहे थे और उसके लिए सोना मुश्किल हो रहा था, पर जैसे तैसे करके वो सो ही जाती है। सुबह का वक्त। पूरा राजवंश परिवार ब्रेकफास्ट कर रहा था। अवनी और अंश हमेशा की तरह तू मैं लगे हुए थे और उनका तीसरा साथी बंदर शांति से बैठा अपना नाश्ता रहा था, क्योंकि शिवाक्ष भी वहीं बैठा नाश्ता कर रहा था। मीरा जल्दी से नाश्ता कर अंश और अवनी के साथ यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है। आज अर्जुन की सगाई थी, इसलिए सब जल्दी से घर आने का बोल अपने अपने काम पर निकल गए थे। यूनिवर्सिटी में मीरा, अंश, अवनी और क्लास में बैठे बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक प्यून वहां आता है और कहता है, सिद्धार्थ कौन है? उसकी बात सुन उन सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है।
सिद्धार्थ अपना नाम सुन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और पूछता है, मैं हूँ सिद्धार्थ। क्यों, क्या हुआ? आपको डीन के केबिन में बुलाया है। जल्द से जल्द वहां प्रेजेंट हो। उसकी बात सुन सिद्धार्थ कन्फ्यूजन में उसे देखता है और फिर कुछ याद करने की कोशिश करता है, पर फिर भी उसे ऐसी कोई भी बात याद नहीं आती जिस कारण उसने डीन को ऑफेंड किया हो। वो नजरें घुमाकर अपने दोस्तों को देखता है जो सवालिया नजरों से उसे ही देख रहे थे। वो उन्हें देखकर अपने कंधे उचका देता है और जल्दी से डीन के ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। सब ठीक तो है ना अंश? डीन ने सिद्धार्थ को क्यों बुलाया है? मीरा को टेंशन लेते देख अवनी उसे तसल्ली देते हुए कहती है, डोंट वरी मीरा, इट्स नॉर्मल। सिद्धार्थ के पापा भी यहाँ के ट्रस्टी में से एक है, तो हो सकता है डीन को उनसे कोई काम हो इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को बुलाया होगा। मीरा उसकी बात सुन शांत हो जाती। इधर सिद्धार्थ जब डीन ऑफिस पहुंचता है तब वो देखता है कि डीन सर ऑफिस के बाहर खड़े हैं और वो उसे अंदर जाने का इशारा कर रहे थे। उसे समझ में नहीं आया कि जब डीन सर खुद बाहर खड़े हैं तो उसे अंदर कौन बुला रहा है। वो धीरे से केबिन का डोर नॉक करता है और अंदर से बहुत ही सख्त और बाहरी आवाज आती है, कम इन। ये सुन सिद्धार्थ के शरीर में छुरछुरी छूट जाती है। सिद्धार्थ धीरे से केबिन में एंटर होता है तो वो सामने शिवाक्ष को डीन की चेयर पर बैठा देखता है। शिवाक्ष किसी राजा की तरह एक पैर पर दूसरा पैर रखे आराम से वहां बैठा सिद्धार्थ को घूर रहा था। सिद्धार्थ शिवाक्ष को अपनी तरफ देखता पाकर एक पल को तो बहुत डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवाक्ष ने उसे क्यों बुलाया है। क्या ऐसा कुछ हुआ है जिसमें उसे शिवाक्ष को किसी वजह से ऑफेंड कर दिया है? वो धीरे से शिवाक्ष को पूछता है, जी सर, आपने बुलाया? शिवाक्ष उसकी बात सुन अपनी गहरी नजरों से उसे देखता है, फिर अपनी गहरी आवाज में बोलना शुरू करता है, मैं बात को ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मीरा से जितना हो सके उतना दूर रहो, तुम्हारा उसके पास रहना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये कहते हुए वो खड़ा होकर सीधा उसके पास आता है और उसके शर्ट का कॉलर सीधा करते हुए आगे कहता है, और अगली बार तुमने गलती से भी उसका हाथ पकड़ा तो शायद ये हाथ तुम्हारे शरीर पर दिखाई नहीं देगा। अंश के दोस्त हो इसलिए वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, वरना तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। इतना कहकर वो बिना उसकी कोई बात सुने कैबिन से बाहर चला जाता है। सिद्धार्थ जल्दी से टेबल पर रखी पानी की ग्लास को एक घुट में ही पी जाता है, फिर कांपते हाथों से अपने पैंट से रुमाल निकालकर सिर पर आई पसीने की बूंदों को साफ करता है और वही रखी चेयर पर धम से बैठ जाता है। उसे ये तो समझ नहीं आया कि शिवाक्ष ने उसे मीरा से दूर रहने के लिए क्यों कहा था, पर एक बात क्लियर थी कि वो उसकी बातों के पीछे छिपी धमकी को अच्छी तरह से समझ गया था और वो कुछ भी करके उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता था। उसने सोच लिया था कि अब जितना हो सके वो मीरा से दूर ही रहेगा। वो भरी जवानी में अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। वो शिवाक्ष की पावर के बारे में अच्छी तरह से जानता था। वो किसी भी तरह से उसे ऑफेंड नहीं कर सकता था। वो थोड़ा और सोच विचार करके वापस अपनी क्लास की तरफ चला जाता है। जब वो क्लास में पहुंचता है तो उसके दोस्तों के पूछने पर उन्हें ये बता देता है कि उन्हें उसके पापा से कुछ काम था इसलिए उसे बुलाया था। मीरा और अवनी तो उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं, पर अंश को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो बाद में अकेले में उससे बात करने का सोचता है। आज उन्होंने मीरा के कहने पर लंच नीचे वाले फ्लोर पर ही किया था। सारी क्लासेस खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर के लिए निकल गए थे। जब मीरा, अंश और अवनी घर पहुंचे तो वो राजवंश पैलेस को देखकर चौंक गए। राजवंश पैलेस को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर जगह फूलों से सजावट की गई थी। ब्यूटीफुल लाइटनिंग और चमकती धमकाती फेयर लाइट्स के साथ पैलेस बहुत ही सुंदर लग रहा था। पूरे पैलेस में सर्वेंट्स इधर से उधर घूम रहे थे। राधा जी, सुनीता जी और श्वेता जी खुद खड़ी रहकर उन्हें काम समझा रही थी। जब उन्होंने बच्चों को वहां देखा तो उन्होंने जल्दी से उन सबको थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहा। मीरा उनकी हेल्प करवाना चाहती थी, पर सुनीता जी ने उसे ये कहकर वहां से भेज दिया कि लगभग सारा काम हो ही चुका है, इसलिए वो भी शाम को फंक्शन शुरू होने से पहले थोड़ा आराम कर ले। उनकी बात मान सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मीरा अपने रूम में जाकर स्टूफिप्टा पर अपनी किताबें रखती है और जल्दी से शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। जब वो अपने बाल सुखाती हुई बाथरूम से बाहर आती है
तब उसका ध्यान अपने बेड पर रखे एक पैकेट पर जाता है। वो टॉवेल साइड में रखकर बेड के पास आती है और पैकेट को उठाकर उसे देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये किसका है। उसे अच्छी तरह से याद था कि उसने ऐसी कोई चीज़ नहीं मंगवाई है। वो उस पैकेट को खोलकर देखती है तो उसमें से एक बहुत ही सिंपल पर सुंदर सा पर्पल कलर का लहंगा निकलता है। मीरा तो उसे देखने में खो ही गई थी। सच में वो लहंगा बहुत ही प्यारा था, पर यह था किसका ये मीरा को समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो अवनी से जाकर पूछना चाहती थी कि कहीं ये लहंगा गलती से उसने तो यहाँ पर नहीं रखा है। पर जब वो रूम से बाहर जाने के लिए मुड़ती है तभी उसका ध्यान अपने पैरों में पड़ी चिट पर जाता है। वो उसे उठाकर देखती है तो उसमें लिखा था कि दिस इज ओनली फॉर यू मीरा, डॉट सो वेयर दिस टुडे। ये देख मीरा थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, पर फिर ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है कि शायद सुनीता जी या राधा जी ने उसके लिए ये खरीदा होगा। इसलिए आज रात वो यही पहनने का डिसाइड करती है। फिर वो लहंगा रख नीचे की तरफ चली जाती है। उसे सबने काम करने के लिए मना किया था, पर ये सोचकर कि वो सबके लिए कम से कम चाय तो बना ही सकती है, वो किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो हाथ में ट्रे लिए हाल में आती है और काम कर रही सुनीता जी, राधा जी और श्वेता जी को सोफे पर बिठाकर उन्हें चाय का कप पकड़ा देती है। उसे अपनी इतनी फिक्र करता देख तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर मीरा सर्वेंट्स के हाथों सबके लिए चाय और स्नैक्स रूम में भिजवा देती है और खुद की चाय लेने किचन में चली जाती है। सुनीता जी जब देखती है कि शिवाक्ष भी ऑफिस से आ गया है तो वो सर्वेंट को कहती है, मीरा को कह दे कि शिवाक्ष की कॉफी भी उसके रूम में भिजवा दे। अपनी मॉम की बात सुन शिवाक्ष जल्दी से मना करते हुए कहता है कि वो खुद जाकर अपनी कॉफी ले लेगा, और इतना कहकर वो किचन की तरफ बढ़ जाता है। श्वेता जी उसको देख मुस्कुरा देती है। शिवाक्ष जब किचन में आता है तो वो देखता है कि मीरा कोई गाना गुनगुनाते हुए अपनी चाय बनाने में मगन थी। उसके बाल जुड़े में बंधे हुए थे और कुछ लटे उसके गालों को छू रही थी। वो वहीं दरवाजे पर टेक लगाए हुए उसे निहारने लग जाता है। कप में चाय डालती मीरा को जब अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस होती है तो वो सिर उठाकर सामने देखती है और शिवाक्ष को वहां खड़ा पाकर चाय जाती है। शिवाक्ष धीरे धीरे उसके पास आता है और ठीक उसके सामने खड़ा हो जाता है। शिवाक्ष को अपने इतना नजदीक पाकर मीरा बस एक जगह जम जाती है। वो सांसें रोक बस शिवाक्ष को ही देख रही थी। मीरा को इस तरह देखकर शिवाक्ष हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कान देखकर तो मीरा बेहोश ही होने वाली थी, पर किसी तरह उसने अपने आप को गिरने से संभाल लिया। क्या सच में शिवाक्ष राजवंश अभी मुस्कुराया था? ये सोचते हुए मीरा कब से उसके पतले लाल होठों को ही घूर रही थी। उसे खुद को पता नहीं चल रहा था कि अभी वो क्या कर रही है। पर शिवाक्ष उसे इस तरह देख धीरे से उसके बालों को कान के पीछे करता है और नीचे झुककर बहुत ही मदहोशी भरी आवाज में उसके कान में बोलता है, अगर ऐसे ही देखती रही तो कहीं मेरे इरादे ना बदल जाए। उसकी बात सुन मीरा असमझ में उसे देखने लग जाती है। फिर अचानक से उसे समझ में आता है कि वो क्या कर रही थी। वो जल्दी से होश में आती है और बिना शिवाक्ष पर ध्यान दिए स्लैब पर पड़ा चाय का कप जो उसने खुद के लिए बनाया था वो शिवाक्ष को पकड़ाकर किचन से 180 की स्पीड से गायब हो जाती है। शिवाक्ष उसे अविश्वास से देख रहा था, पर फिर उसकी की गई हरकत के बारे में सोचकर खुलकर मुस्कुरा देता है। अपने हाथ में पकड़े चाय के कप से एक सीप लेकर वो कहता है, पागल लड़की। रात का वक्त। राजवंश पैलेस। सगाई की सारी तैयारियां हो चुकी थी। पूरा राजवंश पैलेस लाइटों से चमक रहा था। गेस्ट भी आना शुरू हो गए थे। पृथ्वी जी और श्वेता जी राजित जी और सुनीता जी के साथ मिलकर मेहमानों का वेलकम कर रहे थे। दादू और दादी हाल में बैठकर अपने पुराने दोस्तों से रिश्तेदारों से बात कर रहे थे। राधा जी और राजेश जी सारी तैयारियों को एक आखिरी बार रीचेक कर रहे थे। शिवाक्ष शाम को ही ऑफिस किसी जरूरी मीटिंग के लिए निकला था, इसलिए वो वहीं से तैयार होकर आने वाला था। घर के बाकी छोटे सदस्य अर्जुन के रूम में उसे रेडी करने का काम कर रहे थे। अंश और अवनी भी तैयार हो चुके थे। अंश ने मीरा की पसंद का डार्क ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वही अवनी ने लाइट ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ तो जो उसके गोरे रंग पर बहुत खिल रहा था। अभी तक मीरा तैयार नहीं हुई थी और फिलहाल वो अर्जुन की शेरवानी पर ब्रोच लगा रही थी। अर्जुन को तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी उसी की ही थी।
अंश और अवनी तो बस अपने झगड़े में लगे हुए थे। वो काम में हाथ बटाने की जगह उनका काम बढ़ा रहे थे, इसलिए मीरा ने उन्हें चुपचाप बैठने को कह दिया था। और मीरा की ढेर सारी डांट सुनने के बाद वो दोनों किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह पर अंगुली रखकर चुपचाप बेड पर बैठे थे। अर्जुन की शेरवानी ब्रॉच लगाकर मीरा चैन की सांस लेती है और एक नज़र ऊपर से नीचे तक अर्जुन को देखती है, जो व्हाइट शेरवानी पहने कंधे पर पिंक कलर की शॉल लिए, पिंक और व्हाइट डायमंड का ब्रोच लगाए हुए बहुत ही हैंडसम दिख रहा था और गले में व्हाइट और पिंक मोतियों की माला उसे किसी राजा जैसा दिखा रही थी। अंश और अवनी उसे देख एक साथ सिटी बजा देते हैं। मीरू, तूने तो सच में भाई को राजकुमार बना दिया। अवनी भी अंश की हाँ में हाँ मिलते हुए कहती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हकीकत में कोई राजकुमार किताबों से निकलकर बाहर आ गया हो। अर्जुन उनके कॉम्प्लीमेंट्स पर उन्हें एक ब्राइट स्माइल दे देता है, फिर मीरा की तरफ मुड़कर कहता है, मीरू, तुमने मुझे तो राजकुमार बना दिया है, पर तेरा क्या, जाओ जल्दी से तैयार होकर आओ, सगाई का टाइम लगभग हो ही गया है। हाँ मीरू, जल्दी जा और अपने थोबड़े को थोड़ा सही करके आ, नहीं तो सगाई में आने वाले लोग अर्जुन भाई को और शालिनी भाभी को कम और तेरी इस डायन वाली शक्ल को ज्यादा देखेंगे। अंश की बात सुन मीरा जोर से उसके पैर पर अपनी सैंडल मारती है और उसके बाल बिगाड़ अपने दांत दिखाकर भाग जाती है। अंश बस अपने पैर पटक कर रह जाता है। थोड़ी देर बाद अर्जुन अवनी और अंश के साथ नीचे आ जाता है। अब तक शिवानी और उसका परिवार भी आ चुका था। शिवानी और अर्जुन स्टेज पर खड़े गेस्ट से मिल रहे थे। वो दोनों साथ में बहुत ही जब रहे थे। शिवानी अपने पिंक लहंगे में बहुत ही सुंदर लग रही थी। आते जाते सभी लोगों के मुंह पर उन दोनों की तारीफ थी। थोड़ी देर बाद पैलेस के गेट पर कई सारी गाड़ियां एक साथ आकर रुकती है। गार्ड जल्दी से बीच वाली कार का गेट खोलता है और उसमें से शिवाक्ष अपने कोट के बटन सही करते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ बाहर निकलता है। उसने मीरा का पसंद किया हुआ ही पर्पल कलर का अरमानी शूट पहना हुआ था, बाल जेल से सेट किए हुए और हमेशा की तरह ही इमोशनलेस फेस के साथ वो बहुत कातिलाना लग रहा था। उसके साथ ही रुद्र और अभिमन्यु भी बाहर निकलते हैं। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन आज इस पार्टी में बस शिवाक्ष राजवंश की एक झलक पाने के लिए आए थे कि किसी भी तरह उन्हें बस कुछ वक्त के लिए ही सही पर उससे बात करने का मौका मिल जाए। कई लोग तो अपनी बेटियों को भी साथ लेकर आए थे कि शायद वो आज अपनी किस्मत आजमा सके और राजवंश खानदान की बहू बन जाए। वहां खड़ी हर लड़की की नज़र उसके ऊपर थी, जो आंखों में सपने लिए बस उसे पाने का ख्वाब देख रही थी। पर शिवाक्ष राजवंश उनके लिए सिर्फ एक ख्वाब ही था, जो कभी भी पूरा नहीं होने वाला था। वो आसमान में चमकता हुआ ऐसा सितारा था जिसे सिर्फ देखकर खुश हुआ जा सकता है। उसे पाना किसी के बस की बात नहीं। शिवाक्ष बिना किसी पर ध्यान दिए अंदर की तरफ बढ़ जाता है। उसकी प्रेजेंस वहां खड़े सभी लोगों से रिस्पेक्ट मांग रही थी। उसका ऑरा ही ऐसा था कि जहां कहीं से भी वो निकलता, लोग उसकी रिस्पेक्ट में अपना सिर अपने आप झुका लेते। किसी में भी उससे आंखों से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। शिवाक्ष सीधा जाकर हितेश जी और सुमन जी के पैर छू लेता है, जो थोड़ी देर पहले ही आकाश के साथ वहां आए थे। फिर साइड में खड़े आकाश को गले लगा लेता है। आकाश और शिवाक्ष एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, या यह कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के सीक्रेट बडी थे, जिसका पता कहानी में आगे जाकर चलेगा। अभिमन्यु और रुद्र भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। सारा राजवंश परिवार एक साथ खड़ा था और कुछ करीबी लोग ही उनके पास जा सकते थे, जिनमें मीरा का परिवार और अभिमन्यु व रुद्र भी शामिल थे। शिवाक्ष सबके बीच खड़ा कब से अपनी बेचैन नजरों से किसी को ढूंढ रहा था। शिवाक्ष को इस तरह से देख श्वेता जी एक शरारत भरी मुस्कान चेहरे पर लिए अपना गला साफ कर थोड़ी तेज आवाज में पूछती है, भाभी वैसे मीरा कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है? श्वेता जी के सवाल पर सबका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है और शिवाक्ष कोई ध्यान न देने की एक्टिंग करते हुए अपनी नजरें फोन में गड़ा देता है। सुनीता जी उनकी बात का जवाब देते हुए कहती है, वो मीरा को मैंने ही मंदिर से सगाई की अंगूठी का थाल लेने भेजा है, अभी आती ही होगी। आती भी होगी, दीदी आ गई। राधा जी की बात सुन सबका ध्यान मंदिर की तरफ चला जाता है, जहां से मीरा एक हाथ में अंगूठी का थाल और दूसरे हाथ से अपना दुपट्टा संभाले हुए आ रही थी। उसे देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। हाल में खड़े हर व्यक्ति की नज़र उस पर थी और कोई भी उस पर से अपनी नज़र नहीं हटाना चाहता था। वो लग ही इतनी प्यारी रही थी। पर्पल कलर का लहंगा पहने,
दुपट्टे को साइड पिन किए हुए कमर से भी नीचे आते बालों को खुला छोड़े, कानों में झुमके, माथे पर बिंदी, होठों पर लिप बाम और चेहरे पर मुस्कान लिए बस इतने में ही वो किसी सुंदर गुड़िया से कम नहीं लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई डॉल टीवी से निकलकर बाहर आ गई हो। शिवाक्ष जो कब से फोन में देखने की एक्टिंग कर रहा था, जब वो नजरें उठाकर सामने देखता है तो एक पल के लिए वो सांस लेना ही भूल जाता है। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसे भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। मीरा जैसे जैसे पास में आ रही थी वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उसके लिए मीरा के ऊपर से नजर हटाना मुश्किल हो रहा था। मीरा जैसी ही उन सबके पास आती है, वैसे ही सुनीता जी जल्दी से अपनी आंखों से काजल ले उसके कान के पीछे टीका लगा लेती है और उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, मेरी बच्ची बहुत ही प्यारी लग रही है, उसे किसकी नजर न लगे। मीरा उनकी बात पर मुस्कुरा देती है, फिर सुमन जी और हितेश जी को देख जल्दी से उनके गले लगती हुए कहती है, हमने आपको बहुत मिस किया बड़े मम्मी और बड़े पापा। सुमन जी उसका सिर चूमते हुए कहती है, हमने भी आपको बहुत मिस किया बेटा। फिर मीरा जल्दी से आकाश के गले लग जाती है और उससे कहती है, भाई आप कब आए? बस आज ही। ये कहते हुए आकाश उसे गले लगाते हुए उसका सिर चूम लेता है। मीरा को इतना खुश देख बाकी सब भी मुस्कुरा देते हैं। यजमान सगाई का मुहूर्त हो गया है। पंडित जी की बात सुन सब स्टेज की तरफ बढ़ जाते हैं। भाई ये ब्यूटीफुल किसी दिन मेरी जान लेकर मानेगी, सोच रहा हूँ लगे हाथ मैं भी मेरी ब्यूटीफुल के साथ सगाई कर लेता हूँ। देख कैसे सब उसे घूर घूर कर देख रहे हैं, कहीं कोई मुझसे पहले उसे पर्पस ना कर दे। अभिमन्यु की बात सुन शिवाक्ष गुस्से में कहता है, शी इज नॉट योर्स। इतना बोल शिवाक्ष मीरा की तरफ बढ़ जाता है, जो अपने लहंगे और हाथ में थाल होने के कारण ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी पर चढ़ नहीं पा रही थी। शिवाक्ष मीरा के हाथ से थाल ले अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है। जब मीरा सिर उठाकर सामने देखती है तो शिवाक्ष को वहां पाकर शॉक हो जाती है। फिर नजरें घुमाकर आसपास देखती है, तब सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। कुछ लोग हैरान थे तो कुछ लोग आंखों ही आंखों से शिवाक्ष के इस जेस्चर को एडमायर कर रहे थे। किसी को ओड न लगे इसलिए मीरा भी शिवाक्ष के हाथ में अपना हाथ दे देती है। उसी समय श्वेता जी भी अपने फोन में उन दोनों का एक फोटो क्लिक कर लेती है। शिवाक्ष मीरा का हाथ पकड़ स्टेज पर लाता है और धीरे से अपना हाथ उससे छुड़ाकर उसे अंगूठी का थाल पकड़ा देता है और फिर बिना किसी पर कोई ध्यान दिए अर्जुन के पास चला जाता है। मीरा भी जल्दी से अपने लाल होते गालों को छुपाते हुए पंडित जी को थाल पकड़ाकर साइड में खड़ी हो जाती है। वही अभिमन्यु और रुद्र अभी तक किसी स्टैच्यू की तरह खड़े शिवाक्ष के थोड़ी देर पहले किए गए स्टंट को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये शिवाक्ष ही है। यकीन तो वैसे हाल में खड़े किसी को भी नहीं हो रहा था कि द शिवाक्ष राजवंश एक जेंटलमैन की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। पर रुद्र को शायद धीरे धीरे शिवाक्ष के एक्शन समझ आ रहे थे और वो कुछ सोचकर मुस्कुरा देता है। वही शिवानी के साथ आई तारा, जो कब से शिवाक्ष पर नजरें गड़ाई हुई थी, उसे मीरा के साथ ऐसा बिहेव करते देख जल भुन रही थी। वो हाथ की मुठिया बनाई हुई गुस्से में मीरा को ही देख रही थी। रस्म पूरी करने के बाद पंडित जी के कहने पर शिवानी और अर्जुन खुशी खुशी एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर बड़ों के आशीर्वाद लेते हैं। फिर फोटोग्राफर से कहकर एक फैमिली फोटो लिया जाता है। सारे बड़े शिवानी और अर्जुन के आसपास खड़े थे। वही अवनी, अंश और मीरा नीचे अपने आलती पालती मार के बैठे थे। फैमिली फोटोग्राफ हो जाने के बाद सब स्टेज से नीचे आ जाते हैं और एक एक कर रिलेटिव्स भी स्टेज पर जाकर अर्जुन और शिवानी को बधाई देने लगते हैं। नीचे आ जाने के बाद शिवाक्ष के साथ रुद्र, अभिमन्यु और आकाश बार काउंटर की तरफ बढ़ जाते हैं। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। होस्ट की आवाज सुन सभी का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारे ब्यूटीफुल कपल मिस शिवानी एंड मिस्टर अर्जुन एंगेज हो चुके हैं। सो प्लीज गिव योर बेस्ट विशेस टू द न्यूली एंगेज्ड कपल्स। इसी के साथ हॉल में तालियों की तेज आवाज गुंज जाती है। So on the special day of their lives I would like to invite our beautiful couple for a dance. Please give a big hand of applause. इसी के साथ हॉल की सारी लाइट टीम हो जाती है और बैकग्राउंड में सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक प्ले होता। अर्जुन शिवानी को ले स्टेज की तरफ आ जाता है और वो म्यूजिक की रिदम पर डांस करना शुरू कर देते हैं।
उनके ब्यूटीफुल से कपल डांस के बाद सब एक एक करके अपने पार्टनर के साथ डांस करने के लिए स्टेज पर आ जाते हैं। अंश कब से मीरा और अवनी के पास किसी बॉडीगार्ड की तरह खड़ा अपनी बहन और दोस्त को वहां आए नौजवान लड़कों की नज़रों से प्रोटेक्ट कर रहा था। उसका ऑरा ही ऐसा था कि उसके रहते हुए किसी ने भी इनके आसपास भी भटकने की हिम्मत नहीं की। सिद्धार्थ भी अब तक पार्टी में आ चुका था, बाकी सब के लिए तो वो नॉर्मल था, पर मीरा को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था। वो जब भी उससे कोई बात करने या कुछ कहने की कोशिश करती तो वो बात पलटकर अंश या अवनी से बात करने लग जाता। मीरा तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, पर बार काउंटर पर खड़ा शिवाक्ष सिद्धार्थ को देख तिरछा मुस्कुरा देता है। उसकी नजरें कब से मीरा पर ही थी, जिसे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था, पर रुद्र ने अपनी पारखी नजरों से सब नोट किया था। मीरा अपना जूस पीने में बिजी थी, तभी उसके सामने एक हाथ आता है। वो सिर उठाकर देखती है तो ब्लैक कोट सूट पहने एक हैंडसम सा बंदा चेहरे पर स्माइल लिए उसे अपने साथ डांस के लिए पूछ रहा था। मीरा के मुंह में अभी भी जूस की स्ट्रॉ थी। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए पहले उस लड़के को देखती है और फिर अंश को, जो अपनी जानलेवा नजरों से उसे घूर रहा था। वो लड़का शिवानी का कजन था, इसलिए अंश उसे रोक नहीं पाया था, पर वो ऐसे ही मीरा को किसके भी साथ डांस नहीं करने दे सकता था। शिवाक्ष, जो कब से उन्हें ही देख रहा था, उसे किसी लड़के का मीरा के पास यूं आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो कुछ करता उससे पहले ही अंश ने मामला संभाल लिया। आई एम नॉट सो सॉरी MR, पर मेरी दोस्त सिर्फ मेरे साथ डांस करेगी, सो प्लीज एक्सक्यूज अस। इतना कह अंश मीरा से उसका जूस ले पास में खड़े वेटर को थमा देता है। अरे मेरा जूस! पर अंश मीरा पर बिना कोई ध्यान दिए उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ उसे स्टेज पर ले जाता है और उसके साथ डांस करने लग जाता है। बेचारी मीरा अभी भी अपने जूस की ग्लास को देख रही थी, जो धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल हो रही थी। अपना प्यारा जूस इस तरह से उससे छीना जाना ये मीरा को कतई न गवारा गुजरा। वो गुस्से में अपने साथ डांस कर रहे अंश को देखती है और उसके पैर पर अपना एक पैर मार देती है, पर अंश बिना कोई रिएक्शन दिए अपने दांत दिखा देता है और उसके साथ डांस जारी रखता है। अवनी दोनों की नौटंकी देखकर अपना सिरना में हिला देती है, फिर कुछ सोच सिद्धार्थ को वही छोड़ बार काउंटर की तरफ बढ़ जाती है और सीधा जा शिवाक्ष को अपने साथ डांस करने के लिए स्टेज पर ले आती है। शिवाक्ष भी बिना कोई न निकर किए उसके साथ डांस करने लग जाता है। शिवाक्ष को स्टेज पर देख धीरे धीरे सभी लड़कियां अपने पार्टनर्स को ले डांस करने आ जाती है। शिवाक्ष का पूरा ध्यान मीरा पर था, जो शायद अभी भी अंश को डांटे जा रही थी। गुस्से की वजह से उसके गाल और नाक हल्के लाल हो गए थे, जो उसे बहुत क्यूट दिखा रहे थे। थोड़ी देर बाद डांस पार्टनर चेंज होते हैं और अंश को न चाहते हुए भी मीरा को छोड़ना पड़ता है। अब अरेंजमेंट कुछ यूं था कि अंश अवनी के साथ था, मीरा उसी लड़के साथ थी जिसने उससे डांस के लिए पूछा था, और शिवाक्ष तारा के साथ। मीरा वहां से जाना चाहती थी, पर वो अपने सामने खड़े लड़के से रूड नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो उसके साथ डांस करने लग जाती है। इधर शिवाक्ष को चैन नहीं आ रहा था। वो कब से बस अपने सिर लगी इस तारा नाम की आफत से छुटकारा पाना चाहता था, जो कब से उसे देखकर शर्माए जा रही थी और उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। इस बार पार्टनर चेंज होते ही मीरा जल्दी से डांस फ्लोर से नीचे जाने के लिए मुड़ने को होती है कि इससे पहले ही कोई उसकी कलाई पकड़ अपने पास खींच लेता है और मीरा सीधा जाकर उसके छोड़े सीने से टकराती है। एक जानी पहचानी सी खुशबू को महसूस कर जब मीरा सिर उठाकर सामने देखती है तो उसकी नजरें सीधा शिवाक्ष की गहरी काली नजरों से मिल जाती है। वो उसकी आंखों में खोई हुई थी कि तभी उसे शिवाक्ष का एक हाथ अपनी खुली कमर पर महसूस होता है। ये होते ही उसे अपने पूरे शरीर में सिहरन दौड़ती हुई महसूस हुई। इससे पहले कि मीरा शिवाक्ष से दूर हो पाती, शिवाक्ष जल्दी से अपने दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़ उसे अपने और करीब कर लेता है। शिवाक्ष की गर्म सांसों को अपने गालों पर महसूस कर मीरा उससे छूटने के लिए झटपटाने लगती है, पर शिवाक्ष उस पर अपनी पकड़ और कस देता है। लीव मी शिव.शियावस्क नेवर। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है मीरा। उसकी बात सुन मीरा उसे सवालिया नजरों से देखने लगती है और फिर से उससे छूटने की कोशिश करती है, पर जितना वो उससे छूटने की कोशिश करती शिवाक्ष उस पर अपनी पकड़ और टाइट कर लेता है। आखिरकार मीरा थक हार कर कोशिश करना ही बंद कर देती है। एक बार फिर सॉन्ग चेंज होता है और सबके पार्टनर्स चेंज हो जाते हैं, पर शिवाक्ष मीरा को घुमाकर वापस अपने पास ही ले आता है और उसके साथ डांस करने लग जाता है।
हालांकि लाइट डीम होने के कारण ज्यादा लोग उन्हें देख नहीं सकते थे, पर शिवाक्ष का वहां होना लोगों का ध्यान उनकी ओर खींच रहा था। वो दोनों मैचिंग आउटफिट्स और आउटस्टैंडिंग लुक्स के साथ एक कमाल की जोड़ी लग रहे थे। शिवाक्ष का पूरा ध्यान मीरा के चेहरे पर था, जिसे नीचे झुकाए हुए वो शिवाक्ष के साथ डांस कर रही थी। सबका ध्यान अपनी तरफ पाता देख मीरा को इस तरह से शिवाक्ष के साथ डांस करने में बहुत ही शर्म आ रही थी, और ऊपर से शिवाक्ष का इतना करीब होना उस बेचैन कर रहा था। शर्म के कारण उसके गाल के साथ साथ कान भी लाल हो गए थे। इस वक्त शिवाक्ष को वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो सारी रात उसे यूं ही निहारने में बिताना चाहता था, पर सॉन्ग के खत्म होने के साथ उसका ध्यान टूटता है और तालियों की आवाज से एक बार फिर पूरा हाल गूंज उठता है। इसी के साथ मीरा जल्दी से शिवाक्ष से दूर होती है और नीचे की तरफ चली जाती है। शिवाक्ष भी फिर से अपने पुराने वाले ऑरा में आकर बार काउंटर की तरफ बढ़ जाता है। मीरा आकर अवनी और अंश के साथ बैठ जाती है। वो दोनों उसे टीजिंग लुक दे रहे थे। मीरा उन पर बिना कोई ध्यान दिए अपने सामने रखी ग्लास को उठा सारा पानी एक बार में ही खत्म कर लेती है। अवनी उसे ऐसे देख कहती है, मीरू तू और भाई क्या कमाल लग रहे थे साथ में, ऐसा लग रहा था तुम दोनों सच में कपल हो। हाँ, मुझे तो एक बार के लिए लगा आज सगाई शिवानी भाभी और अर्जुन भैया की नहीं, तेरी और शिवाक्ष भाई की है। अवनी और अंश की बात सुन मीरा उन्हें घूर कर देखती है, पर कहीं न कहीं उनकी बातों से उसके पेट में गुदगुदी हो रही थी और धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग लाल हो रहा था। मीरा को इस तरह शर्माते देख अवनी कुछ सोचकर अपने माथे पर हाथ रख थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है, ओ तेरी, कहीं तू और भाई सीक्रेटली डेट तो नहीं कर रहे हो? मीरा जल्दी से उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है। उसके इस तरह चिल्लाने पर वहां आसपास खड़े लोगों को ध्यान उनकी तरफ हो गया था। अंश उन सबको देख दांत दिखाते हुए कहता है, हे डोंट वरी, कंटिन्यू कंटिन्यू, ये ऐसी ही है, कभी कभी ज्यादा खुशी के मारे इसे दौरे पड़ जाते हैं, फिलहाल इलाज चल रहा है, जल्द ही ठीक हो जाएगी। अंश पागल हो क्या? कुछ भी बके जा रहे हो, और तुम अवनी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं और शिवाक्ष? बिल्कुल नहीं, अरे हम तो अच्छे दोस्त भी नहीं है और तुम हमें कपल बनाने में लगी हुई हो। और ये बात गलती से भी अपने भाई के सामने मत कह देना, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी इस दुनिया से गायब कर देंगे, और तो और पता भी नहीं चलेगा कि कब कौन कहाँ गया। इसलिए अपने दिमाग से ये बात निकाल दो, और खबरदार अगर गलती से भी किसके सामने इस बात का जिक्र भी किया तो, समझे? इतना कह मीरा गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से सुमन जी और हितेश जी के पास चली जाती है। ब्रो, हम? ये अपनी मीरू है ना? लग तो वही रही है। तो ये इतना सुनकर क्यों गई? मैंने कुछ गलत कहा क्या? ना बिल्कुल नहीं मेरी बहना, तूने कुछ गलत नहीं कहा, जाने दे उसकी बातों को दिल पर न ले, चल फूड काउंटर की पर चलते हैं, दिमाग और पेट दोनों की शांत करके आएंगे। हाँ चल ब्रो। इतना कह वो दोनों किसी की कोई फिक्र किए बिना फूड काउंटर की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी परिवार वाले सारे गेस्ट को सी ऑफ कर रहे थे। सुमन जी और हितेश जी दादू दादी के पैर छूकर कहते हैं, अच्छा हम चलते हैं, कल आकाश आकर मीरा को ले जाएगा। उनकी बात सुन दादी जी कहती है, अरे थोड़े दिन और बच्ची को यही रहने दो, सगाई की तैयारियों के कारण हमें तो उसके साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिला। वो भी सही है, पर मीरा के बिना हमारा भी घर में मन नहीं लगता। सुमन जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए मीरा कहती है, वैसे भी दादी आकाश भाई बहुत दिनों बाद घर आए हैं, मुझे उनके साथ भी रहना है, और मेरा घर तो पास में ही है, इसलिए आपका जब भी मुझसे मिलने का मन करे आप बस एक फ़ोन कर लेना, मैं आ जाऊंगी। उसकी बात सुन सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सुमन जी और हितेश जी मीरा से गले मिलते हैं और आकाश मीरा का सिर चूम कर उनके साथ घर के लिए निकल जाता है। सबके जाने के बाद सब आराम करने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मीरा रूम में शीशे के सामने खड़ी किसी सोच में गुम कानों में से झुमके उतार रही थी। उसे अभी भी शिवाक्ष के फ्रेग्रेंस की खुशबू महसूस हो रही थी। अपने साथ शिवाक्ष की करीबी याद करते हुए उसके चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही थी। उसके पेट में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी जिसे वो समझ ही नहीं पा रही थी। वो अकेले में ही बिन बात के मुस्कुराए जा रही थी। फिर शीशे में अपने अक्ष को देख सिर पर चपत लगाते हुए कहती है, ओहो मीरू क्या कर रही है? क्या ख्याली पुलाव पका रही है?
लगता है अवनी की बातों का कुछ ज्यादा ही असर हो रहा है, मुझे उससे दूर रहना होगा, नहीं तो वो मुझे अपनी बातों से पागल कर देगी। हाँ। इतना कहते हुए मीरा जल्दी से कपड़े चेंज कर बेड पर सोने चली जाती है। उधर शिवाक्ष कब से बेड पर अपने सिर के नीचे हाथ रखे हुए सीलिंग को देखते हुए मीरा के बारे में सोच रहा था। वो अपने सामने रखे उस अरमानी शूट को देखता है जो मीरा ने उसके लिए पसंद किया था। उसने उसे किसी को भी हाथ नहीं लगाने दिया था क्योंकि उसमें मीरा की महक थी। वो आज के पलों के बारे में सोचते हुए सो नहीं पा रहा था, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो पलटकर तकिए में अपना सिर छुपाते हुए मीरा का नाम ले कुछ बुदबुदाता है और फिर सो जाता है। सुबह का वक्त। राजवंश पैलेस। मीरा मंदिर में आरती की तैयारी कर रही थी। उसने लाइट ग्रीन कलर की कुर्ती और जीन्स पहन रखी थी, कानों में बलियां और आंखों में हल्का सा काजल, गीले बालों को खुला छोड़े हुए और माथे पर बिंदी लगाए वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। आज मंदिर में कोई नहीं था, शायद कल की थकान की वजह से सब सो रहे थे, इसलिए मीरा अकेले ही आरती करने का सोचता है। वो आरती कर जैसे ही मुड़ती है, पीछे खड़े शिवाक्ष से टकरा जाती है। एकदम से टकराने की वजह से वो संभल नहीं पाती और गिरने को होती है। उससे पहले ही शिवाक्ष एक हाथ से आरती की थाली और दूसरे से उसकी कमर पकड़ उसे गिरने से बचा लेता है। गिरने के डर के कारण मीरा शिवाक्ष के शर्ट को कसकर पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे शिवाक्ष की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था, तुम्हें मेरी बाहों में रहना इतना पसंद है क्या? मीरा उसकी बात सुन आंखें खोल उसे असमझ में देखती है, जैसे उषा को उसकी बात समझ नहीं आई हो। मेरा मतलब है, तुम हमेशा मेरे ऊपर गिरती पड़ती रहती हो, ये मेरे आस पास रहना का नया बहाना है क्या? मीरा उसकी पूरी बात सुन जल्दी से उससे दूर होती है और सिर झुकाकर इधर उधर देखने लग जाती है। शिवाक्ष उसे इस तरह से देख आरती की थाल उसके हाथ में थमाकर आरती और प्रसाद ले अपने रूम में चला जाता है। मीरा बस बुत बने खड़ी थोड़ी देर पहले क्या हुआ उसके बारे में सोच रही थी, फिर सिर झटककर थाली वापस मंदिर रखकर किचन की तरफ चली जाती है। लॉन्ग चैप्टर फॉर रीडर्स। हैव अ ब्यूटिफुल टाइम। मीरा किचन में सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। ऑलमोस्ट सारा नाश्ता तैयार हो चुका था। वो सर्वेंट्स को कह सभी को नाश्ते के लिए बुलवा लेती है और खुद बाकी मैड्स की मदद से डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद सुनीता जी और राधा जी भी किचन में आकर नाश्ता लगवाने में मीरा की मदद करती है। धीरे धीरे सब डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। मीरा, सुनीता जी और राधा जी के साथ सबको नाश्ता सर्व करती है और फिर खुद भी अंश के पास चेयर पर नाश्ता करने बैठ जाती है। मीरा बेटा, तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं थी, थोड़ी देर आराम कर लेती, नाश्ता बाकी सर्वेंट्स बना लेते। श्वेता जी की बात सुन मीरा कहती है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है बुआ, और वैसे भी मैं आज जा रही हूँ तो सोचा आज आप सबके लिए नाश्ता बनाकर जाऊं। उसकी बात सुन दादी जी कहती है, बेटा थोड़े दिन और रुक जाती, हमें तो तुम्हारे साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला। नहीं दादी, पहले ही ऑफिस से बहुत छुट्टियां ले ली है और बहुत पेंडिंग वर्क पड़ा है। हाँ तो क्या हुआ, ऑफिस तुम्हारा ही है बेटा, तुम जितनी चाहे छुट्टियां ले सकती हो। राजेश जी की बात सुन मीरा मुस्कुरा देती है और कहती है, पापा अगर ऐसे ही आप मुझे छुट्टियां देते रहे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको मुझे घर बैठे बैठे ही सैलरी देनी पड़ेगी। उसकी बात सुन सब मुस्कुरा देते हैं। सबका नाश्ता खत्म होने के बाद मीरा, अंश और अवनी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। शिवाक्ष आज सीधा ऑफिस ही जाने वाला था। उनके साथ ही रंजित जी और राजेश जी भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। द राजवंश एम्पायर बिल्डिंग के 56वें फ्लोर के कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही थी। शिवाक्ष हेड चेयर पर बैठा था और सामने एक आदमी प्रेजेंटेशन दे रहा था। रूम एकदम शांत था, वहां सिर्फ उस आदमी के बोलने की आवाज आती। वहां बैठे किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुलकर सांस ले सके। प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद वो आदमी शिवाक्ष की परमिशन ले अपनी जगह पर बैठ जाता है। तकरीबन 10 सेकंड के बाद शिवाक्ष अपनी चेयर से उठता है और अपने सेक्रेटरी को इशारा कर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद शिवाक्ष का सेक्रेटरी ऋषभ बोलना शुरू करता है, सर इस डील के लिए रेडी है, थोड़ी देर बाद कॉन्ट्रैक्ट राजवंश इंडस्ट्री भेज दिया जाएगा, जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, उनके पूरा होने के बाद ही हम डील को आगे बढ़ा सकते हैं।
अपनी बात पूरी कर ऋषभ राजवंश इंडस्ट्री से आई टीम से हाथ मिलाकर शिवाक्ष के केबिन की तरफ बढ़ जाता है। दरअसल ये प्रपोजल राजवंश इंडस्ट्री की तरफ से आया था। वो अपने आने वाले नए प्रोजेक्ट को राजवंश एम्पायर के साथ मर्ज करके करना चाहते थे। भले ही राजवंश इंडस्ट्री और राजवंश एम्पायर एक ही परिवार द्वारा चलाए जाते थे, पर वो बिजनेस पूरे एथिक्स के साथ करते थे, इसलिए शिवाक्ष कोई भी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने से पहले एक बार उनके प्रपोजल को क्रॉस चेक करना चाहता था। ये मीटिंग आज इसलिए ही रखी गई थी। थोड़ी देर बाद शिवाक्ष के केबिन का डोर नॉक होता है। उसके कम इन बोलने के बाद ऋषभ अंदर आता है। ऋषभ कुछ बोलता उससे पहले ही शिवाक्ष उसकी तरफ फाइल बढ़ाए हुए कहता है, ये राजवंश इंडस्ट्री भेज दो, जितना जल्दी हो सके उन्हें पेपर वर्क पूरा करने के लिए कहीं हम काम कल से ही शुरू करेंगे। ओके सर। इतना कह ऋषभ शिवाक्ष की परमिशन ले वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद शिवाक्ष अपने केबिन में लगे बड़े से ग्लास के पास आता है, जहां से पूरा मुंबई शहर साफ साफ नजर आ रहा था। वो दोनों हाथ अपने पॉकेट में डाल आंखें बंद कर बहुत ही कशिश भरी आवाज में कहता है, यू कांट स्टे अवे फ्रॉम मी एनीमोर माय अमो। इधर कॉलेज में मीरा अपना आखिरी लेक्चर ले क्लास से पार्किंग एरिया तरफ बढ़ जाती है, जहां अंश उसका इंतजार कर रहा था। वो और अंश कॉलेज से सीधा ऑफिस जाने वाले थे। मीरा अपने बैग में किताबें रखते हुए जा ही रही थी कि सामने ध्यान न होने के कारण वो सामने से आ रहे लड़के से टकरा जाती है और उसकी सारी किताबें नीचे गिर जाती है। वो उसे सारी बोल नीचे गिरी हुई किताबें लेकर बिना कोई ध्यान दिए वहां से जल्दी से निकल जाती है। पर वो लड़का वही खड़ा जाती हुई मीरा को देख रहा था, जो शायद अपने साथ उसका दिल भी ले गई थी। वो जाती हुई मीरा को देख कुछ सोचता है, फिर मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए आगे बढ़ जाता है। मीरा जल्दी से पार्किंग एरिया में आती है, फिर सिद्धार्थ और अवनी को बाय बोल अंश के साथ उसकी कार में ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस पहुंचने के बाद अंश अपनी कार पार्क करने चला जाता है और मीरा अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ जाती है। वहां पहुंच वो सभी को ग्रीट करती है और अपने काम में लग जाती है। मीरा का नेचर मिलनासुर होने के कारण उसके सभी कलीग उसे बहुत पसंद करते थे और ऑफिस में कहियों का तो मीरा क्रश भी थी। वो सब मीरा के इतने दिन न आने का कारण पूछना जनाना चाहते थे और साथ ही उससे ढेर सारी बातें भी करना चाहते थे, पर मीरा उन सभी को ये कहकर मना लेती है कि पहले वो अपना पेंडिंग काम जल्दी से पूरा करके बाद में उन्हें इत्मीनान से सब कुछ बता देगी। उसकी बात सुन वो सब भी मान जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। मीरा जल्दी से अपने डेस्क पर जाती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। सच में उसका बहुत काम पेंडिंग बचा था, पर इतना भी नहीं जितना उसने एक्सपेक्ट किया था। इसका कारण वो बखूबी जानती थी। जरूर रंजित जी और राजेश जी ने ही उसे बिन बताए उसका काम कर दिया होगा। उन दोनों के बारे में सोच मीरा मुस्कुरा देती है और फिर से अपना काम निपटाने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद ऑफिस में एक अनाउंसमेंट होती, जिसके जरिए सभी एम्प्लॉयज को ऑडिटोरियम में बुलाया गया था। इसलिए मीरा भी बाकी सभी के साथ ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ जाती है। सभी वहां जाकर अपनी सीट पर सेटल हो जाते हैं। तभी रंजित जी और राजेश जी अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। सब उनकी रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं। उनके बैठने के बाद सब अपनी जगह पर वापस बैठ जाते हैं। फिर रंजित जी का असिस्टेंट आकर बोलना शुरू करता है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने आने वाले न्यू प्रोजेक्ट के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं और इसलिए हमने एक कोलैबोरेशन प्रपोजल राजवंश एम्पायर को भेजा था। मुझे ये बताए हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि उन्होंने इस डील को फाइनल कर लिया है और हम अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट इन्हीं के साथ करेंगे। उसकी बात खत्म होते ही पूरे हॉल में तालियों की आवाज गूंज जाती है। उसके बाद राजेश जी खड़े होते हैं और माइक पर आकर बोलना शुरू करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। ये सब आपके ही मेहनत का नतीजा है। वो हमारे साथ प्रोजेक्ट करने के लिए रेडी है, पर उनके कुछ टर्म एंड कंडीशंस है। चूंकि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, इसलिए मैंने उन्हें अप्रूव कर दिया है। पर मैं इन सभी आपकी राय चाहता हूँ। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। इतना कहकर वो अपनी जगह पर रह जाते हैं। फिर राजेश जी माइक पर आते हैं और बोलना शुरू करते हैं, भाई साहब ने जैसा कहा, हमने उनकी सारी कंडीशंस मान ली है, पर एक पॉइंट पर मैं आप सभी से खुलकर बात करना चाहूंगा। प्रोजेक्ट के टर्म्स में ये भी मेंशन है कि इस प्रोजेक्ट में हमारे जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो जब तक काम चल रहा होगा यानी लगभग 2 महीने के लिए राजवंश एम्पायर से ही काम करेंगे।
हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप जहाँ भी काम करेंगे आप अपना 100% देंगे। फिर भी थोड़ी देर बाद कौन कौन राजवंश अंपायर जाने वाले हैं उसकी लिस्ट आपको भेज दी जाएगी, अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। उनकी बात खत्म होते ही राजेश जी राजित जी के साथ अपने केबिन की ओर बढ़ जाते हैं और पूरे हॉल में बातचीत शुरू हो जाती है। मीरा अपनी जगह पर बैठी राजेश जी की बात के बारे में सोच रही थी। उसने भी इस प्रोजेक्ट पर काम किया था पर वो राजवंश अंपायर नहीं जाना चाहती थी। अगर वो ऐसे ही हमेशा शिवाक्ष के आसपास रहेगी तो वो कैसे अपने काम पर फोकस कर पाएगी, इसलिए वो भगवान जी से प्रार्थना करती है कि इसमें उसका नाम न हो। तभी एक साथ सभी के फ़ोन पर मैसेज की बीप सुनाई देती है। मीरा भी अपना फ़ोन उठाकर देखती है। उस मैसेज को देखकर उसका खुद का सिर पीटने का मन होता है।